Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बड़ा अमेरिका में जो भारत को बोला जा रहा है कि भारत कोर्ट में बोला गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा कि भारत पे जो टैरिफ लगाए हैं वो पनिशमेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए। वो पनिशमेंट क्यों है कि भारत तेल खरीदता है रशिया से। देखो, भारत जो है 11वें नंबर पर है जिसके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। पहले 10 में भी नहीं है, 11वें नंबर पे है। लेकिन भारत को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया गया, ये समझने की ज़रूरत है। तो कोर्ट में बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि अगर रशिया जो है यूक्रेन पे, अभी यूक्रेन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से कैसे टाई अप हो गया, उसका कारण है नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए जो है अमेरिकन बेसेस तक एक्सटेंड करती है। मतलब कि अगर यूरोप के अंदर 27 बेस है अमेरिका के, टोटल 742 बेसेस हैं दुनिया में अमेरिका के, जिसमें यूरोप के अंदर 27 से ज़्यादा है। 27 इज़ द ऑफिशियली नोन वंस, और भी ज़्यादा बेसिस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने यूरोप को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूरोप जो है कभी ऊपर उठे या यूरोप की कोई रिजर्व करेंसी बने। इवन दो यूरोप का शेयर रहा है रिजर्व करेंसी में 23% अफ्रीका की वजह से। अफ्रीका में यूरोपियन यूरो चलता है और बाकी अन्य देशों में भी चलता है। इसलिए तो भारत के ऊपर इसलिए उन्होंने सैंक्शन लगाया। अब ये टैरिफ भी नहीं है, सैंक्शन है, ताकि भारत, क्योंकि जिससे कि रशिया जो है अपना तेल भारत को ना बेच पाए और भारत यूरोप को तेल ना बेच पाए और भारत जो है अमेरिका को तेल ना बेच पाए और भारत जो है सऊदी अरेबिया से बड़ा एक्सपोर्टर ना बन पाए। तो यहाँ पे सऊदी भी इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ। बिलीव मी, ये सऊदी कंपनीज को लॉस होता है व्हेन भारत परचेजेस चीपर ऑयल, तो भारत से रेवेन्यू चला जाता है, प्लस द ओवरऑल ऑयल मार्केट इज उसमें रेट्स कम होते हैं, क्योंकि भारत जो सबसे बड़ा खरीदार है, दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है या पहला, चाइना और भारत में एक दो खरीदार है, वो उसको नुकसान होता है। दूसरा है कि भारत का ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया का सबसे ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट से भी ज़्यादा है, कि तो भारत कैन रिफाइन मोर ऑयल देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। तो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है ताकि उसको कम किया जाए, क्योंकि देखिए ये आसुरिक देश है। आसुरिक देश जो है अपनी लाइन को बड़ा नहीं कर सकते, वो दूसरे की लाइन को छोटा कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि वही, अब गीता का 16 चैप्टर पढ़ेंगे, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं, दूसरे लोगों को मार दिया जाए, दूसरे लोग ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो आगे बढ़े। आसुरिक मानसिकता है। लेकिन भारत के प्रति जो अमेरिका का जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी तरह भारत को नीचे रखा जाए, क्योंकि उनको भारत एक सॉफ्ट टारगेट लगता है। भारत सॉफ्ट टारगेट इसलिए लगता है, एक तो पॉपुलेशन बड़ी है तो भारत को डिफेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर अटैक होता है तो भारत में जान माल का नुकसान ज़्यादा होगा। दूसरा, भारत के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ पॉलिटिशियंस, नॉट ऑल, जो अमेरिका को एक सॉफ्ट एक्सेस देते हैं जिससे कि वो भारत के अंदर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करा सके। ये दुनिया कॉलोनाइज्ड है, अभी भी कॉलोनाइज्ड है, लोग फ्री नहीं हुए हैं। मोदी जी का यह सराहनीय प्रयास है, जिसकी वजह से आज भारत जो है कॉलोनाइजेशन से दूर उठ रहा है। इसको आप मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। तो पहली बार भारत जो है उठ रहा है पिछले 11 साल से, और इस समय वो उठ चुका है। आज के समय भारतीय सेनाएं इतनी सशक्त हैं कि वो किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकती है, मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारतीय नेवी दुनिया की 4 की टॉप नेवीज में आती है। उसका एक कारण है कि भारतीय नेवी का भी रिसेंटली एक इंटीग्रेशन वर्कशॉप हुआ, जिसमें भारत नेवी के 10 प्लेटफॉर्म्स जो हैं कंबाइंड कनेक्टेड हैं
ऑन ऑल एरियाज बिटवीन ईच अदर, मतलब डेटा लिंक्स उसमें इतने सॉलिड है। ये अमेरिकन नेवी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नेवी है जिसके अंदर ये कैपेसिटी अवेलेबल है, चाइनीज नेवी में भी नहीं है। और इंडियन नेवी के जो सरफेस कम्बैटेंट्स हैं और नॉन अंडर सरफेस कम्बैटेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स और सिविलियन सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, दे आर वेरी वेल नेटवर्क्ड फॉर कंबाइंड इम्पैक्ट। देखिए, अगर जैसे महाभारत में बोलते हैं, छोटी सी सेना की टुकड़ी अगर अच्छी तरह संगठित है तो बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है। तो ये मत नंबर्स पे मत जाइए, उनके कंबाइंड इम्पैक्ट पे देखिए कि अगर डेटा लिंक से सुरक्षित है तो वो जो 13 सबमरीन्स हैं या 14 सबमरीन्स हैं, अब एक्चुअली तो 18-19 है, वो इतनी भयंकर तरीके से नेटवर्क्ड है 3000 किलोमीटर के एरिया में, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू ऑपरेट देयर। उसके बाद आपका भारत का कोस्ट गार्ड आ जाता है, भारत की नेवी आ जाती है। तो इसकी वजह से अमेरिका को बड़ी चिंता है। चिंता ऑयल पे नहीं है, चिंता है सेनाओं पर कि वो भारत पे दबाव नहीं बना सकती। अमेरिकन सेनाएं भारत पे दबाव नहीं बना सकती। कल मैं किसी से बात कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि अमेरिका के पास इतनी हिडन पावर्स हैं कि वो क्या क्या कर सकता है और कभी भी भारत को तोड़ देगा, भारत को मिलिटरीली डिफीट कर देगा। तो मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैंने उनको एक बात बोली कि अगर इतनी शक्ति है तो व्हाई नॉट ट्राई इट, कोशिश कर लीजिए। अब वो क्योंकि नेवी के बंदे हैं, उन्होंने बोला मुझे, अमेरिकन नेवी के, उन्होंने बोला वेल इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल डिसीजन। नहीं कि मैंने बोला आप तो सेना सेंट्रल कमांड ही चलाता है फॉरेन पॉलिसी। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भारत को मिलिटरीली हरा सकते हैं तो करिए, कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि फिर वो तुरंत के टोन बदल गई, बोलते हैं कि नहीं, आई रिस्पेक्ट इंडियन नेवी। मैंने कहा अरे अभी तो आप बोल रहे थे, तो मैं तो बोला आपकी सहमत हूँ, करिए जो कर सकते हैं करिए। एक्चुअली ये एरोगेंस है, ये माइंडसेट एरोगेंस है कि दूसरे देश बढ़ ना पाए। और भारत से खास चिढ़ है क्योंकि वो नॉन क्रिश्चियन कंट्री है, नॉन वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, नॉन क्रिश्चियन कंट्री, और दूसरा नॉन इस्लामिक कंट्री है। तो ये अनफिनिश एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, ये अनफिनिश एजेंडा चर्च का भी है, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स चर्च चलाता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में सारे कैंडिडेट चर्च सिलेक्ट करते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। और यूरोपियन पॉलिटिक्स भी चर्च चलाता है, ब्रिटिश पॉलिटिक्स भी चर्च चलाता है, चर्च से ही सिलेक्ट होते हैं सब लोग। तो ये डायरेक्टली समझिए धर्म युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है। तो ट्रेड तो ये सब तो सिम्टम्स है, बीमारी के सिम्टम्स होते हैं ना, कभी बुखार आता है, कभी जुकाम आता है, खांसी होती है, ये बीमारी के सिम्टम्स है, इससे बीमारी पता लगती है। तो ये जो ट्रेड टैरिफ है या फिर भारत उठ कैसे गया, भारत क्यों इतना गले मिल रहा है दूसरों से, हमारे साथ क्यों नहीं है, और अभी बाकी मैं दूसरे शो में बताऊंगा क्या नेटो के लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीमारी है ये अमेरिका की कमजोरी दिखा रही है कि अमेरिका को के पास कोई साधन नहीं बचा है अदर देन सैंक्शंस टू कंट्रोल इंडिया। और सैंक्शंस भारत पे चलने वाले नहीं अमेरिकन, फॉर सिंपल रीजन कि भारत बहुत ही डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी इवन टुडे, और दूसरा भारत की ट्रेड डील्स इज विद द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट विद अमेरिका। अमेरिका मात्र 4.8%, कुछ लोग बोल रहे हैं 2.2% ऑफ द जीडीपी है, 2.2%। भारत के $800 बिलियन ट्रेड में करीब, जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो टोटल अगर मिला दिया जाए तो अराउंड $200 बिलियन आता है, विच इज अराउंड 20%। तो 20% का ट्रेड को रिप्लेस करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, समझे आप, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क। और भारत उस पर कर रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा के और बाकी जगह पे एक्सपोर्ट के नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के, इट विल बी वेरी इजीली अटेंड। और भारत का सहयोग करेंगे रशिया और बाकी सब देश जिनके लिए भारत खड़ा हुआ है। देखिए, भारत के ने जो दुनिया में दोस्ती की मिसाल जो उन्होंने बनाई है, इस समय दोस्ती का एक नया लेवल बनाया, बेंचमार्क बनाया है कि रशिया के लिए भारत भिड़ गया अमेरिका से। ये रशियंस कभी भूलेंगे नहीं,
ये सारा अटैक जो रशिया के ऊपर जो वेस्ट का था, क्योंकि उससे लड़ नहीं सकते, सैंक्शन और लगा नहीं सकते, तो उन्होंने भारत पे सैंक्शन लगाया और भारत उसके लिए खड़ा हो गया। ये रशियंस कैन नेवर फॉरगेट। ये रिपे किया है भारत ने 1971 के रशिया के सहयोग को रिपे किया है 10 टाइम्स ओवर, समझे आप? क्योंकि भारत तो तब भी जीत जाता 71 में, विदाउट रशियन हेल्प ऑल्सो जीत जाता, लेकिन रशिया ने जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन देकर अमेरिकन फोर्सेस को खदेड़ा, उसका रिपे किया है भारत ने 2025 में आके। अब ऋण मुक्त हो गया है भारत। और भारत की जो सेनाएं हैं, अभी तक तो भारत ने सेनाओं का कार्ड नहीं खेला है। कुछ मूवमेंट करी भारत ने टुवर्ड्स सेशल्स, दिखाने के लिए कि भाई आपका, हम अपनी सुरक्षा का दायित्व जानते हैं और हम अपनी सुरक्षा करेंगे, जो भी हमको करना होगा हम करेंगे उसके लिए। तो उससे और भी बिलक गया, और ज़्यादा बिलक गया। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बातचीत हो रही है। और दूसरा, पीयूष गोयल जी ने जो बोला कि हम नेगोशिएशन टफ है लेकिन करेंगे, हम नवंबर तक कुछ करेंगे, तो अमेरिका जो है बिना टैरिफ के नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका मान चुका है कि उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर और टारगेट किया जा रहा है। और भारत ने जो वस्त्रो अकाउंट नौस्त्रो अकाउंट शुरू किया, उससे भी अमेरिका को बहुत फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, पड़ेगा 6 महीने में। प्लस एजुकेशन में भारत जो है, भारत ने तो ओपनली बोला हुआ है कि वीज़ा आपका इशू है, हम वीज़ा पे बात नहीं करते, वो आपका इंटरनल मैटर है। आपको जिसको वीज़ा देना है दो, जिसको निकाल सकते हो निकालो, आपके ऊपर है। लेकिन भारत ने क्या किया, यूएई के साथ टाइप किया, गिफ्ट सिटी। प्लस भारत ने अपने अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, जिससे कि जो भारतीय मूल का अमेरिकन टैलेंट है वो कहीं और जा सके ईजिली, नए नए बिजनेस स्थापित करने के लिए। तो अमेरिका को इससे भी बहुत बड़ी चिढ़ है। तो भारत ने 3-4 एक्शंस ले लिए। प्लस भारत ने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, जिससे कि पूरी एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कंजम्पशन इतना बढ़ जाएगा भारत के अंदर। तो भारत की पॉपुलेशन भारत की एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। अमेरिका की कम पॉपुलेशन अमेरिका की लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। क्योंकि उनको प्रोडक्टिव लोग चाहिए, इकोनॉमी में उनके यहाँ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन नहीं कर सकती, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस। और जो ओल्ड लोग हैं, मेडिकेयर पे हैं, मेडिकेड पे हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते। 10% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इज इन हॉस्पिटल्स और सम डिजीज 10%। तो 30 मिलियन लोग तो वहीं से निकल गए। जो ऑफिशियल नंबर्स दिखाते हैं उससे बहुत ही कम है अमेरिकन पॉपुलेशन। तो जो बचे लोग बचे हैं, आप कितना प्लम्बिंग जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, कितना इलेक्ट्रिक जॉब क्रिएट कर सकते हो, व्हेन द अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन हाई टेक। और हाई टेक में दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज भारत के हैं, जिनको भारत ने भारत में ही यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो देयरफॉर ऑल्सो दे आर रैटल्ड। देखिए, धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म शुरू में अच्छा हुआ जीतता हुआ दिखता है, अंत में जाके विजय धर्म की होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भारतीय सारे धार्मिक हैं, ये बात मैं मानता हूँ। मुझे दिखता ही हमारे गुरुकुल में कितने लोग जुड़ते हैं, बात लोग बहुत करते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, मतलब मेथोडिकल पढ़ाई होती है, तो वैसे होता है। तो मुझे मालूम है कितना धर्म अधर्म पे भारत भी है, लेकिन फिर भी एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भारत में बहुत धार्मिक लोग हैं। सो जिनमें लज्जा है, सहिष्णुता है, तितिक्षु है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं भारत में उस कैटेगरी में। तो पूरी तरह से रैटल्ड है। मतलब ऐसा कहीं जगह नहीं है जहाँ पे भारत ने मुंह तोड़ जवाब ना दिया। और अब भारत का जो एक्शन है वो मिलिट्री लेवल पे एक्सपेंड होना शुरू हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी सेनाएं तो सारे दिन पोर्ट्स में तो नहीं रहेंगी नेवी, और नेवी एक्सपेंशन इज द मेन एक्सपेंशन। बाकी जगह सब लैंड फोर्सेस है, बट नेवल इज द प्रोजेक्शन पावर। एयरक्राफ्ट भी नहीं कर सकते जो नेवी कर सकती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की रेंज होगी, नेवी की रेंज नहीं है। नेवी 12,000 किलोमीटर दूर जा सकती है और आपके सैनिक है उसके ऊपर, और भयंकर फायर पावर होती है। बड़े बड़े शहरों को 4-5 शिप मिलकर पूरी तरह उड़ा सकते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज को उड़ा सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो ये जो पूरा जो ड्रामा है अमेरिका का सिर्फ भारत के विरुद्ध,
ये भारत को बहुत ऊंचा पहुंचा रहा है। मतलब दुनिया में अमेरिका ने, पश्चिम ने मान लिया है कि भारत ही सुपर पावर है। हम लोग विश्व गुरु बोलते हैं, जिससे मुझे थोड़ी आपत्ति है। भारत तो विश्व गुरु नहीं है, भारत जो है विश्व गुरु का सेवक है। विश्व गुरु तो एक ही है, हरि। भारत उनका सेवक है और उनके सेवक होने के नाते हम लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, मतलब उपदेश दे सकते हैं। तो अभी तक हमने उपदेश देना शुरू नहीं किया है, अभी हम उपदेश सुन रहे हैं, अभी वो भी मलेच्छों से, यवनों से। तो मैं चाहता हूं कि अब भारत की गवर्नमेंट भी उपदेश दे कि भाई तुम्हारे मूल निवासियों का क्या हुआ, तुम्हारे जो जो नेटिव्स हैं उनका क्या हुआ, क्यों वो पावर में नहीं है, तुम्हारे डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस में क्या लिखा हुआ है, ये पूछना चाहिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मैं एज एन ऑथर बोल रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सफिशिएंट है आजकल के हिसाब से। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, वास्तविक वाला तो मनुस्मृति है। तो भारत का मुंह तोड़ जवाब, इसीलिए अमेरिका की बेचैनी। यही है सारांश। देखते रहिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।